पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ये 7 राज्य हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। हमारे पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय केंद्र ऐसे 7 हैं जो पूरे देश को कवर करते हैं। ऐसा नहीं उसमें हमने कुछ नया किया, लेकिन जो लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं हमने उनको समझने की कोशिश की, उनके केस स्टडीज को ढूंढा और सस्टेनेबल तरीके से औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए हम योगदान कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन, खास करके जो औषधीय पौधे हैं, उनको उनकी सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ उनकी जो निरंतरता है, उनकी जो सततता है, उसको समझना बहुत जरूरी होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज के जो हमारे नए गेस्ट हैं डॉक्टर अरुण चंदन जी, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। पहले सर चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं, ना सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में बल्कि विकास, डेवलपमेंट, जिसके हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज जो बात हो रही है, आज जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं अलग अलग विषय पे लेकर, सर से हम उन सारे विषय पे बात करेंगे। सर से भी जानेंगे कि सर कोरोना काल कैसा रहा, उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा आयुर्वेदा में। एंटरप्रेन्योरशिप एक विषय है आज के युग में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। युवाओं में कैसे आ सकते हैं उसमें, और AI का कैसे रोल है, ब्लॉकचेन हो गया, तो ये सारी कुछ मुद्दे हैं, उनमें हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत धन्यवाद। सर पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा दर्शकों को, सर इस समय हिमाचल में जोगिंद्रनगर में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एक पार्ट है जिसमें नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है, उसमें सर रीजनल डायरेक्टर हैं जो कि 7 स्टेट सर संभाल रहे हैं अभी। तो अब सर से जानेंगे कि इसमें क्या रहता है, कितना काम रहता है और क्या क्या सर के पास भार हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और स्वागत है सर आपका। थैंक यू विकास जी। आपने जैसे बोला, हम असल में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, जो पूरे देश के औषधीय पौधों से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो औषधीय पौधों से संबंधित सभी मसलों को हल करने के लिए हस्तक्षेप रखता है, उनका सरोकार है। उसका एक उत्तर भारत के 7 राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र खुला है जोगिंद्रनगर में, 2017 में खुला था। मैं उसमें काम करता हूँ अपनी टीम के साथ में, और उत्तर भारत में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के जो उद्देश्य हैं, जो मैंडेट है, हम उसे डिलीवर करने का, उसे पूरा करने का काम करते हैं। सर ये कौन कौन से स्टेट है, थोड़ा सा बता दें। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ये 7 राज्य हैं जो हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। हमारे पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रीय केंद्र ऐसे 7 हैं जो पूरे देश को कवर करते हैं। इसमें सर एक बेसिक सा सवाल, इसमें काम कार्य क्या रहता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने स्वयं कहा कि कोविड काल के बाद में अचानक से आयुर्वेद के लिए संजीवनी का काम हुआ, तो अगर मैं औषधीय पौधों की बात करूं तो हम तो ऐसा सोच रहे थे कि ये जो ग्रोथ हो रही है, ये लगभग 7% इसका जो डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन कोविड ने इसको कई गुना कर दिया, लगभग ये 30% से ज़्यादा हो गई है। हमारा काम है, जैसे मैंने कहा, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा स्थान है, वो जितने हितग्राही है, जितने स्टेक होल्डर हैं मेडिसिनल प्लांट से संबंधित, चाहे वो किसान हैं, चाहे जड़ी बूटी इकट्ठे करने वाले लोग हैं, चाहे वो उद्योग जगत के लोग हैं, एकेडमिशियन हैं, ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, कोई भी स्टेक होल्डर जो औषधीय पौधों से संबंधित हैं, उनके जितने मुद्दे हैं वो सब हमारे सरोकार हैं। उस विषय में क्या चिंताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका हल हो सकता है, क्या क्या उन गैप्स को भरने के लिए किया जा सकता है, यानी कुल मिला के मैं कहूँ तो जो मूल्य श्रृंखला है, जिसे हम सप्लाई चेन बोलते हैं जी, जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर की पूरी सप्लाई चेन है, उसके गैप्स को जानना, रिसर्च करना, पढ़ना, उसके बाद में उनके हल के लिए लोगों को हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, यही हमारे सेंटर का मुख्य उद्देश्य है। और पिछले 7 वर्षों से हम बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ हम इन गैप्स को समझने में सफल हुए हैं। और मुझे गौरव है ये कहते हुए कि हमने इस मूल्य श्रृंखला को बहुत वैज्ञानिक तरीके से डिफाइन किया है, और इनमें इनके जो गैप्स हैं इनके अंदर, उनको हल कैसे करना है,
ऐसा नहीं उसमें हमने कुछ नया किया, लेकिन जो लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं हमने उनको समझने की कोशिश की, उनके केस स्टडीज को ढूंढा और सस्टेनेबल तरीके से औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए हम योगदान कर रहे हैं। इससे मैं अभी के बात कर रहे हैं मैं इससे पहले का आपका जो सफ़र रहा, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, मैं थोड़ा सा खुद के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, क्योंकि ऐसा सफ़र क्या रहा आपका कि क्योंकि आप बीच बीच में जो सफ़र है, मान लीजिए आपका एजुकेशन है या अलग अलग सेक्टर्स में आपने जॉब भी की हुई है, आपको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, प्राइवेट का एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट का भी आपको पता है, तो वो कैसे आए आप इस? हाँ, ये लंबी कहानी है विकास जी, शायद आज इस आपकी इस चर्चा में पूरा कर पाया मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये ज़रूर है, मैं मूलतः एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी आयुर्वेद में थे और मेरे दादाजी आयुर्वेद और कर्मकांड में बहुत विख्यात थे। एक आयुर्वेद परिवार में आने के कारण मेरा भी 1990 में मेरी डिग्री पूरी है, मेरे पत्नी भी इसी उसमें है, वो भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं, तो परिवार में एक आयुर्वेद का माहौल था। लेकिन 1990 के आसपास जब हमने पास आउट किया तो हमें कांगड़ा जिले के दूर दराज में काम करने का मौका मिला और इसी दौरान कुछ ऐसी फेलोशिप्स मिली कि अपने प्रदेश से बाहर जाके, खास करके दक्षिण भारत में जाके काम करने का मौका मिला। तो 2-3 बातों के ऊपर जो समझ बनी वो ये थी कि एक तो ये जो आयुर्वेद है, असल में एक समझ में ये आया कि आयुर्वेद इज इनग्रेन्ड इन द कल्चर ऑफ द पीपल। हमें ये लगता है कि जो आयुर्वेद है ये लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है, संस्कृति का हिस्सा है, ये समझ आया। और दूसरा, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि के होने के कारण एक बात तो ये समझ आई कि अगर जीवन में कुछ करना है चिकित्सक होने के नाते, तो हमें विशुद्ध आयुर्वेद के आधार पर करना है। तो जब हमने मुद्दों को समझना शुरू किया, उसके बाद हमने लगभग 1990 में ही अपनी एक संस्था का गठन किया, उसके माध्यम से दूरस्थ चंगर इलाके में काम शुरू किया। हमें समझ आया कि लोगों की स्वास्थ्य जो है वो प्राथमिकता नहीं है। हमें लगा कि गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित चिंताएं, पीने का पानी, ये सब कुछ मसले हैं जिन पे महिलाओं की खास करके चिंता है। तो हमने उनका चिंतन करते हुए लोगों की प्राथमिकताओं के आधार पे उन मुद्दों को समझने की कोशिश की और उसके लिए छोटे छोटे हमने सोल्यूशन निकालने शुरू किए। उसके बाद इस विकास की जो एक आप कह सकते हैं विशेष साइकिल है असल में, जो उसको समझने के बाद में थोड़ा जब एक अवसर मिला नॉर्वेजियंस के साथ काम करने के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ, फिर उसके बाद दिल्ली में वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया में काम किया, वहाँ पूरे देश की स्वास्थ्य समस्याओं को समझा और खास करके पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का क्या योगदान हो सकता है वो थोड़ा बड़े स्तर पे समझने का मौका मिला और उसमें किस तरह से योगदान किया जा सकता है। ये सब करते, यात्रा करते कराते लगभग 10 वर्षों तक विकास के डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। उसमें करने के बाद में 1999 में 2000 में हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवाओं में शामिल हुए। तो इसके पहले देश ही नहीं, दुनिया के कुछ देशों में जाके चीज़ों को समझने का भी मौका मिला और अपने देश की और अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ को भी जानने का मौका मिला। फिर ये समझ में आया कि आयुर्वेद अगर करना है तो हमें प्राकृतिक संसाधन, खास करके जो औषधीय पौधे हैं, उनको उनकी सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ उनकी जो निरंतरता है, उनकी जो सततता है, उसको समझना बहुत जरूरी होगा। पता चला कि बहुत से पौधे हैं जो ज़्यादा दोहन करने के कारण RET कैटेगरी में रेयर एंडेंजर्ड हो गए हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में देखा कि बहुत सारे जो जड़ें हैं, मूल हैं, उनका उपयोग होता है। तो किस तरह से पर्यावरण मित्र प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। उसके बाद फिर सरकार में यात्रा शुरू हुई। उसके बाद 2009 तक सरकार में अलग अलग इलाकों में काम करने के बाद फिर एक जर्मन फाउंडेशन के साथ मौका मिला काम करने का। सरकार से छुट्टी लेके मैं वहाँ गया। उसके बाद वापस आने के बाद जब समझ विकसित हुई, अपनी भूमिका, अपने सिस्टम की भूमिका, लोक स्वास्थ्य परंपराओं की जो गहराई है उसको समझा, औषधीय पौधों की भूमिका को समझा, तब समझ में आया कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ प्रदेश के हित की बात करनी चाहिए जिसमें कि सारे हितग्राही, सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा सके। उसके बाद एक अवसर आया भारत सरकार के राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड का, तो विभाग से जाकर के हमने इस प्रक्रिया में हम शामिल हुए और 2017 में मुझे ये दायित्व मिला कि मैं उत्तर भारत के राज्यों के लिए इस केंद्र को चलाऊं और धीरे धीरे टीम के साथ काम करते हुए, जनता, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते करते आज हम इस स्तर तक पहुंचे हैं।
विकास का आपने सवाल किया कि डेवलपमेंट सेक्टर के, तो मैं कुछ चीजें मैं खुद अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूं कि देखिए क्या है कि सबसे पहले मुझे जो लगता है, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए जो लोगों का जो ज्ञान है, असल जो ज्ञान, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदा इज एक्चुअली इनग्रेन्ड इन द कल्चर ऑफ द पीपल। क्यों है ये? क्योंकि दूर दराज होने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने के कारण लोग अपने दादी नानी के नुस्खों पे और पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान पे, जड़ी बूटी के नॉलेज पे आधारित हैं। अगर मैं इस विषय को और गहराई से बात करूं, मैं इसे लोक आयुर्वेद कहता हूं। जो आयुर्वेद का अलिखित पार्ट है, अनरिटन पार्ट है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, मैं उसे लोक आयुर्वेद की परिभाषा में लेके आता हूं, क्योंकि ये लोगों का ज्ञान है और ये असल में आयुर्वेद है। अगर मैं आपको आयुर्वेद के ग्रंथों की तरफ लेके चलता हूं, मैं आपको एक श्लोक बताता हूं जिसमें कहा गया है, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधमिता। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति जहां जन्म लेता है, उस व्यक्ति को होने वाली बीमारियां, उनका जो हल है वो आसपास, यानी उसके 10 कोस की दूरी के अंदर ही मिल जाएगा। अगर हम फ्लोरा को देखते हैं, अगर हम पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करते हैं, तो लगभग 60 से 70% बीमारियों का इलाज नहीं संभव आसपास। ये इग्नोर हुआ है। यदि आप देखें, आज भी जो किसी भी गांव के लिए, किसी भी लोकल पंचायत के लिए, अगर डिजीज प्रोफाइल का डिसीजन जब होता है कि यहाँ कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, मैं आज भी मानता हूं उसमें बहुत बड़ा गैप है डाटा कलेक्शन का, डायग्नोसिस की प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा गैप है। और जब दवाई का सिलेक्शन जब किया जाता है, उसमें जो मौलिक रूप से जो न्यूनतम औषधियों की जरूरत है वो भी उपलब्ध नहीं होती। तो इसलिए मुड़ के हमें जाना इसलिए पड़ता है कि ये हमारा जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का तरीका था वो वैज्ञानिक है, उसी तरफ हमें देखना चाहिए। तो ये सब चीजों को चलते चलते आज, जैसे आज हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में काम कर रहे हैं, हम प्राइमरली इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, क्योंकि इस बोर्ड का गठन क्यों हुआ था कि रॉ मटेरियल इन 10,000 और जो इंडस्ट्रीज हैं देश के अंदर आयुष सिस्टम की, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। सरकार की चिंता थी कि उनको रॉ मटेरियल 2000 में इस बोर्ड का गठन हुआ। लेकिन अब हमें काम करते करते पता चला कि दूरस्थ हिमालय के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों में, प्लेन्स में, उत्तर प्रदेश में जाकर मैं देखता हूँ, मुझे 2 चीजों का बहुत हैरानी होती है। मुझे उत्तर प्रदेश में दिखता है कि आज भी पारंपरिक ज्ञान बहुत मजबूत है जी। वो लोगों की गरीबी के कारण हो सकता है, रिसोर्स पे पकड़ ना होने के कारण हो सकता है, लेकिन मुझे उसमें बहुत वैज्ञानिकता दिखी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत रिसेंटली पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट जिलों में पारंपरिक वैद्यों का 94 वर्ष पुराना एक संगठन मिला मुझे जी, पंजाब में पंजाब वैद्य मंडल, जिसमें कि हजारों की संख्या में वो पारंपरिक चिकित्सक हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से लोगों की जरूरत के अनुसार चिकित्सा कर रहे हैं। वो अलग बात है कि आज के नियमों के तहत उनको नकार दिया गया है या उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती है। हालांकि पूरे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया है कि ऐसे कोई भी ट्रेडिशनल हीलर्स, ऐसे नॉलेज होल्डर जो आउटस्टैंडिंग नॉलेज वाले हैं, उन व्यक्तियों को प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया प्लेस में है। यानी आप उनकी पहचान करिए, उनका प्रोलेखन डॉक्यूमेंटेशन करिए, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में उनका वैलिडेशन करिए। वैलिडेशन 2-3 तरीके से हो सकता है। आज कोई भी चीज इस देश में देखी जाती है तो देखा जाता है क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, उसका क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए। लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो असल में, जैसे मैंने कहा, लोक आयुर्वेद है। वो ज्ञान आयुर्वेद के जितने भी पुराने ग्रंथ है, पारंपरिक ग्रंथ है, उनमें वर्णित है। अगर वो ज्ञान वहां मिलता है, उस ज्ञान को वैलिडेटेड समझा जाना चाहिए। तो ऐसा इस देश के अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से साउथ में, दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हुई है। आने वाले समय में मेरी भी इच्छा रहेगी कि हम उत्तर भारत में इस प्रक्रिया को शुरू करें। वो वैलिडेशन करने के बाद, देखिए आज रिसर्च की प्राथमिकता कैसे तय होती है। प्रोफेसर स्टूडेंट को, MSc PhD वाले को टॉपिक कैसे देता है? होना तो ये चाहिए कि समाज का चैलेंज आना चाहिए, समाज की चुनौतियों को रिसर्च में बनाना चाहिए। मैं हमेशा हर फ्रंट पे जाता हूँ, IITs में, जब दूसरे संस्थानों में, मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्या हम समाज में आ रही चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार है? लेकिन नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो पारंपरिक चिकित्सकों का जो ज्ञान है, मैं सिर्फ चिकित्सा पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर पानी की तकनीक हो सकती है, पेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, खेती करने के अनोखे तरीके हो सकते हैं। उन सब में हमें
जो चैलेंजेस और जो नॉलेज निकल के आता है वो हमारा एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स की प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको वैलिडेट करने की। यस आज हमारी सारी यात्रा वैज्ञानिक जो है वो या तो पेपर छापने तक सीमित है या वो पेटेंट करवाने तक शामिल है। लेकिन कितने पेटेंट भारतीय वैज्ञानिकों के प्रोडक्ट में शिफ्ट हुए हैं, बदले हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर पारंपरिक इसके चिकित्सक कह लीजिए या जो जितने ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर हैं, उनका जो ज्ञान है वो अपने अपने प्रोडक्ट है। तो क्या हम वैज्ञानिक विश्लेषण करके उनके प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में नहीं उठा सकते?